बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, बिलाखिर गुज़िश्ता रात 12 बजने से पहले पहले यानी मंगल के रोज़ ही हुकूमत साजी का मरहला तय पा गया और 12 बजे की डेडलाइन जो दी गई थी पीपल्स पार्टी नून लीग को, वो डेडलाइन दोनों जमातों ने मीट कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल क्या था? वहाँ यानी कि चेहरे जो है वो बता रहे थे कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं बल्कि ये मैरिज ऑफ जो है वो कोई मजबूरी है। और इस पर मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूँगा आगे चल के कि मंगल का रोज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, कि 12 बजने से पहले पहले 11:30 पौने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसे मिस ना कीजिएगा। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि किसको क्या ओहदे मिलेंगे, ये भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। किन ओहदों पर डेडलॉक रहा, फिर आखिर वो मिल गए। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ही मौजूद हैं, दो बड़े। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो दो अहम तरीन बड़े हैं यानी मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज, वो दोनों गायब थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उसकी वजह क्या है आपको बताएंगे। और तहरीक इंसाफ नाज़रीन आगे क्या करने जा रही है, इस पर मैं आपके साथ बड़ी अहम डिटेल्स शेयर करूँगा। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कुछ लीगल मामलात के वाले से कि आगे क्या होने जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाया करें। तो जनाब, सबसे पहले ज़रा हुकूमत साजी के वाले से आपको बताते हैं कि कल मैंने एक वीडियो की थी, कल सुबह वाली, अगर आपको मेरी वीडियो याद हो तो उसमें मैंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैंने मंगल के दिन का जिक्र किया था कि मंगल का दिन ही जो है यानी कि जो कल का दिन था, रात 12 बजे तक की डेडलाइन थी पीपल्स पार्टी नून लीग को कि इसके अंदर अंदर आपने मामला जो है वो तय करने हैं। और तभी जो है वो दौड़े लग गई, भाग दौड़ के सारा कुछ किया गया, तय किया गया और उसके बाद फिर हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल हो गया, ओहदों की तकसीम हो गई। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको बताता हूँ मैंने कल क्या बताया था आपको कि रात 12 बजे से पहले पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, लेट आवर्स में, मिडनाइट। ज़रा सुन लीजिए मेरा तज्जिया जो मैंने कल आपके साथ खबर शेयर की थी, वो आपको सुनाता हूँ, फिर मजीद इस पर ज़रा बात करते हैं। तो ये अब ज़रा तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर नून लीग, तीसरे पर पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान इत्तेफाक की राय कुछ चीजों पर हो नहीं पा रहा। और मेरी इतलात के मुताबिक आज का जो दिन है यानी मंगल जो है, इस दिन जो है हर सूरत में चीजें जो है वो फाइनलाइज करनी पड़ेंगी पीपल्स पार्टी और नून लीग को, वरना फिर मामलात कहीं और चले जाएंगे। तो ये जनाब, ये मंगल का दिन जो है वो आपने देखा कि मंगल की रात जो है वो 12 बजने से पहले पहले ये मामलात फिर आखिर तय कर लिए गए। और अगर आप उस वीडियो को देखें गौर से तो उसमें आपको कुछ चेहरे बड़े उतरे हुए नजर आएंगे। आसिफ अली जरदारी बड़े परेशान और मायूस दिखाई दिए, बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े परेशान और मायूस दिखाई दे रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और नून लीग की जो लीडरशिप है उसके चेहरे पर भी कोई इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी। वजह यह है कि ये बड़ा यानी कि मजबूरी में, बहुत सख्त मजबूरी में ये फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी तो चारों सूबों की गवर्नरशिप मांग रही थी, फिर दो सूबों पर ही दो सूबों पर ही इत्तफाक राय हुआ। डील ये हुई है जनाब के एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो लेगी सदर का ओहदा, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेगी पीपल्स पार्टी। स्पीकर का ओहदा हमने बताया था कि स्पीकर के ओहदे पे नून लीग नहीं मानी और यानी चेयरमैन सेनेट पे जो पहले मांग रही थी नून लीग, वो पीपल्स पार्टी जब चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर अटक गई, बिल्कुल डट गई, तो टाइम बड़ा कम था। फिर ज़ाहिर इन्होंने आज ही गुज़श्ता रात 12 बजे से पहले पहले ये मामला सारे फाइनल करने थे। तो फिर उस पर यह हुआ जनाब के पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के ओहदे से जो है वो सरेंडर कर लिया है और अब चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और कभी इम्कान है कि शायद शेरी रहमान अगली चेयरपर्सन सेनेट आए और मांडवी वाला साहब भी बाय द वे आ सकते हैं। अभी इस वाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। फिर जनाब जो मामला है पंजाब की गवर्नरशिप का, वो पीपल्स पार्टी को मिलेगी और जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा से खानज़ादा खान खानज़ादा खान तो छोड़ चुके थे, वहाँ से कभी इम्कान है कि शायद फैसल करीम कुंडी को गवर्नर बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा का। और इसके अलावा हैदर खान भी हो सकते हैं कैंडिडेट वहाँ से। लेकिन फिर जो मामला है इधर का पंजाब का, तो पंजाब में मखदूम अहमद महमूद या कमर जमान कायरा, दोनों में से किसी एक को गवर्नर पंजाब लगा दिया जाएगा। और फिर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर में जो है पीपल्स पार्टी फ़िलहाल वजारतें नहीं ले रही। लेकिन मेरी दोबारा मैं अपनी खबर पर कायम हूँ कि पहले मरहले पे ज़ाहिर वो जो पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग थी, इस वक्त भी जो गुज़िश्ता रात मुआहिदा हुआ, वो मनाजरे की बात बड़ी हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मनाजरे का चैलेंज दिया करते थे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, मियां नवाज शरीफ को। तो वो मनाजरा तो नहीं हुआ, मुआहिदा हो गया। और इस मनाजरे के बारे से भी ज़रा बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी को कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी पोजीशन से बहुत पीछे आना पड़ा है। जो हार्श उन्होंने एक बड़ी हार्ड लाइन ली हुई थी,
उससे उन्हें बहुत पीछे आना पड़ा, बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बड़ा समझौता करना पड़ा है। फिर ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि ये बाबी मुल्क नहीं चला सकते 70-70 साल के, तो फिर आपने 70 साल के शहबाज शरीफ को भी तो आपने गवर्नमेंट दे दी है, फिर बिलाखिर अपने हाथों से आप उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनवा रहे हैं। और फिर सियासी कैदियों की बात आप करते थे कि मेरे दौर में सियासी कैदी नहीं होंगे। अब दौर तो आपका ही है। आप अगर बेशक बाहर भी बैठ जाएँ, आप वज़ारतें ना भी लें, खैर वज़ारतें तो वो जो पहली एक्सटेंशन होगी काबीना की, नहीं पहली काबीना जो हल्फ उठाएगी उसमें पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। जो सेकंड आएगी, यानी कि जो फेज़ होगा, जो पहली एक्सटेंशन आएगी काबीना की, उसमें पीपल्स पार्टी के वज़रा भी हल्फ उठा लेंगे, काबीना में शामिल हो जाएंगे। चूँकि अभी वो अपनी पोजीशनिंग की वजह से जो है वो इस वक्त काबीना में शामिल नहीं हो सके। नून लीग ने कहा शामिल हो जाए अभी, लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर नहीं मानी। अगले मरहले पर पीपल्स पार्टी शामिल हो जाएगी काबीना के अंदर भी। अगर काबीना में शामिल ना होना होता तो फिर स्पीकर का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून को ना देती। ये भी इसकी एक बड़ी ठोस आपको रीजनिंग में साथ कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। फिर जो पीपल्स पार्टी मांग रही थी सिंध की गवर्नरशिप और बलूचिस्तान की गवर्नरशिप, उससे भी पीपल्स पार्टी फिर कभी भी विड्रॉ ना होती। वजारतें मिलेंगी, तगड़ी वजारतें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी की चॉइस की वजारतें मिलेंगी, और ये वजारतें इब्तदाई तौर पर नून लीग के वज़रा को एडिशनल करके दी जाएंगी, और उसके बाद फिर वो वजारतें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। फिर जनाब इस हुकूमत साजी के हवाले से जो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून यानी पीपल्स पार्टी ने सेंटर और पंजाब की वजारत आला, यानी सेंटर में जो है वो प्रेसिडेंसी और पंजाब में गवर्नरशिप, ये दोनों वो ओहदे हैं कि जिनका चेक होगा मौजूदा यानी जो नून लीग की हुकूमतें दोनों के ऊपर। सेंटर में नून लीग की गवर्नमेंट है, ऊपर सदर कौन बैठा है? आसिफ अली जरदारी। पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट होगी, गवर्नर कौन बैठा होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो कानून साजी हो, किसी तरह के कोई भी मामलात हो, उसमें जो हुकूमत की चाबी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगी। हुकूमत की जो वीटो जो फैसले होंगे, उन फैसलों के खिलाफ वीटो पावर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के किसी भी फैसले को वीटो कर सकेगी अपनी अक्सरियत की बिना पर भी, और अपने पास जो ओहदे इंतहाई अहम रखे हुए पीपल्स पार्टी ने उन ओहदों की बिना पर भी। फिर जनाब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो आपस में मिले हैं सारे, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इन्हें ये इस बात का पता लग गया था और इन्हें यानी मैसेज मिल चुका था कि अगर आप ये मामला तय नहीं करते तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो स्टैंड बाय खड़ी है, तो तहरीक इंसाफ की तरफ ही मामला जा सकते हैं। तो फिर यानी कि इन दोनों के मिलने की वजह भी, आपस में इतने ज़्यादा शदीद तरीन इख्तलाफात के बावजूद इन दोनों का इकट्ठे होना जो है, इकट्ठ की शदीद तरीन यानी कि एक्सट्रीम पोजीशनें लेने के बाद उस इकट्ठ की वजह बयान तो ये की जाती है हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है। दोनों इकट्ठे हुए तहरीक इंसाफ की वजह से, इमरान खान की वजह से, कहीं इमरान खान ना आ जाए। तो अभी भी ज़ाहिर है वो खतरा तो 5 साल पूरे सर पे तलवार लटकती रहेगी। जब आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर एक 100 सीटों से ज़ायद वाली पार्टी जो है, अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती है तहरीक इंसाफ को, 125 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ अगर खड़ी है, पोजीशन कर रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो यानी कि आधी अपोजिशन भी है, वो आधी गवर्नमेंट भी है, वो भी जो है इन्हें टफ टाइम दे रही होगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगले 5 साल के दौरान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी, जिस तरह से पहले वो 16 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ के फैसलों के ऊपर जो है वो तनकीद किया करते थे, भाई ये पेट्रोल महंगा किया, मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब को फौरी इस पर गौर करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो ज़रा गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला भी जारी रहेगा अगले जब तक ये हुकूमत रहती है। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत देर बाद चले। दो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो मजबूरी है कि वो पूरे 5 साल इस हुकूमती सेटअप को चलाएं, लेकिन जिस तरह के हालात में आके देख रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि यह गवर्नमेंट ज़्यादा अरसा चल सके। बाकी तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल तहरीक इंसाफ ने फॉर टाइम बीइंग, जिस तरह से उन्होंने खट्टक साहब की पार्टी को भी जो है वो अपने साथ जोड़ लिया है, खट्टक साहब को पार्टी से बाहर करके, और शिबली फराज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन बनाया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराहान ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी बिलतरतीब, तो इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, ये दोनों जमातें जो हैं ये इमरान खान के पास रहेंगी। इमरान खान का ये काबिल एतमाद बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन बन जाएगा, जिस तरह से शिबली फराज का नाम आ रहा है कि शिबली फराज उसके चेयरमैन बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है कि फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जो बड़े फैसले किए हैं वो ये हैं कि फॉर टाइम बीइंग तहरीक इंसाफ जो है वो सारा फोकस अपना जो है वो अदालती केसेस के ऊपर रखेगी। अदालतों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लीगल बैटल लड़ेगी। जिस तरह से 2 रोज़ पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के जो MNAs थे उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए थे। बाकी हल्कों में भी कोई रिकाउंटिंग का मामला नहीं है। तमाम हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई अगर मामूली मार्जिन से भी जीत रहे होते फिर भी बंदा चले रिकाउंट की बात करता है। रिकाउंटिंग वाला मामला ही नहीं है यहाँ पे रिकैलकुलेशन का मसला है। यहाँ पे फॉर्म 45 को आपने दोबारा से कंसोलिडेट करना है, जमा तफरीक करनी है, और आपको फॉर्म 47 जो है वो निकलना है। सारा फ्रॉड जो है वो फॉर्म 47 में हुआ है कि नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक कुछ और थे। उन्हें कैलकुलेशन में जो है कैलकुलेशन की नहीं की, बल्कि अपनी मर्जी का रिजल्ट पहले तैयार पड़ा था,
वो फॉर्म 47 मुबैना तौर पर जारी कर दिया गया। और इस सिलसिले में ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और जिस दिन भी तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना हुआ तो ये फॉर्म 45 सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करके ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर जो है वो 150 से ऊपर बड़े आराम से चला जाएगा। फिर ये भी सवाल होता है कि नून लीग के अहम लोग क्यों हारे इलेक्शन। अब आप देखें ना कि राना सनाउल्लाह इलेक्शन हार गए, फिर साद रफीक इलेक्शन हार गए, फिर मियाँ जावेद लतीफ़ इलेक्शन हार गए। मैं इस पर कल बड़ा गौर कर रहा था, भाई ये क्यों हुआ है इनके साथ, इन्हें भी जिताया जा सकता था। तो ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी मौके पे बड़ी सख्त लाइन लेते रहे हैं इदारों के हवाले से, तो उन्हें जो है एक सबक सिखाया गया है कि चाहते तो हम आपको भी ज़ाहिर है अगर यानी कि उनके हालात भी बेहतर हो सकते थे, उन्हें जिताया जा सकता था अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो, लेकिन उनको ये फैसिलिटेशन नहीं दी गई, ये सहूलत उन्हें नहीं दी गई, बाकी लोगों को मिली। तो जो ज़ुबान के कड़वे थे वो उन्हें जो है वो किसी किस्म की फैसिलिटेशन नहीं मिली, वो ऑन द मेरिट हार गए। तो कुछ को जो है वो फैसिलिटेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। बाकी इसके अलावा जनाब ट्विटर की जो लोड शेडिंग है वो अभी तक जारी है, पाकिस्तान के अंदर चौथा रोज़ है, और पूरे 24 घंटों में 1-2 घंटे के लिए ट्विटर को ऑन किया जाता है। और ये मैं दोबारा से इस पर अपनी राय का इजहार करूँ तो ये इंतहाई बुज़दिली है, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि सख्त किस्म का ये फाशिज़म वाला एक वो फ़ैसला या सोच है कि भाई किसी किस्म की लोग जो है वो तनकीद ना करें, किसी किस्म की इख्तलाफी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में ना उठे, और ये सारा मामला जो है वो जुड़ा तो इंतखाबी धांधली के साथ ही है। और मैं ये समझता हूँ कि अब चूँकि हुकूमत बन चुकी है और हुकूमत के बारे से फैसले हो चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कौन है, सदर कौन है, अब तो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होनी है वोटिंग की, तो अब ट्विटर खोल दें यार, मेहरबानी करें। उमर सैफ साहब, आपने वैसे भी आपकी निगरानी के चंद दिन रह गए, तो ट्विटर तो खोल दें, लोगों को अपनी राय का इजहार करने दें। किस बात का खौफ है कि आप ट्विटर बंद करके बैठे हैं। बाकी कल मुनीब फारूक का एक व्लॉग मैंने देखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया जनाब के एक अहम जगह पे उनकी बात हुई, वहाँ हम इदारे की तरफ इशारा कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने तहरीक इंसाफ के बारे से बात की, भाई मैंडेट तो तहरीक इंसाफ को मिला है। उन्होंने कहा जी अगर घर के बच्चे अगर हीरोइन करना चाहें तो क्या आप उन्हें हीरोइन कोई सरप्लस हीरोइन करने देगा, इन्हीं उन्हें हीरोइन लेने देगा, हीरोइन का नशा करने देगा। तो पाकिस्तानी कौम की तरफ ने इशारा करते हुए कहा कि अगर वो तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो कोई ये करना चाह रहे तो आप, यानी कि वो ये कहा कहने की कोशिश की गई कि भाई वो तहरीक इंसाफ को जो डील किया जा रहा है जिस तरह से, वो वही है कि जैसे घर पे एक फादर जो है वो अपने बच्चों को हीरोइन पीता हुआ देखे और उन्हें हीरोइन से मना करे। मैंने कहा तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी सीटें लेके आ जाए, उन्हें कुछ भी नहीं मिलना। अच्छा मेरी इस पर राय ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी के तहत फैसला किया कि वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, वो धरने नहीं देंगे, वो किसी किस्म की जो है वो सड़कें बंद नहीं करेंगे, सड़क गर्म नहीं होगी, लॉन्ग मार्च, धरने, एहतजाज, जलाओ घेराव, किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं होगी फॉर टाइम बीइंग। और अभी तरीके साहब जो है वो कोशिश करेगी कि अपने पार्टी चेयरमैन के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, और पार्टी के बाकी जो इस वक्त पाबंद सलासल कारकुनान या लीडरशिप है उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। और ये एक CBM है जिसके तहत तहरीक इंसाफ ने ये सारे फैसले किए हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगी, अपना मैंडेट चोरी होने के बावजूद उसकी जो जंग है वो अदालतों के अंदर लड़ेगी, पार्लियामेंट के अंदर वो एक तगड़ी अपोजिशन करेगी। तो ये कुछ फैसले तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जज्बातियत इस मरतबा तहरीक इंसाफ के फैसलों में जज्बातियत कम और हिकमत जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। यानी कि मुझे लग ये रहा है, मुझे ये यानी कि मेरा हंच है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो अदम एतमाद लाने की पोजीशन में आ जाएगी, और नंबर पूरा करके वो किसी भी टाइम इस हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकती है। और वैसे भी ये हुकूमत जो है, जिस तरह मैंने पहले बात की, कोई खुशी से ये नहीं बनी हुकूमत, मजबूरी के तहत बनी है। मजबूरी वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। तो देखते हैं ये कब तक सिलसिला चलता है। बाकी इसके अलावा जो नून लीग ने फैसले करने, इसमें मैं जो यही बात करता कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का ना होना, उस मरीम नवाज़ तो चले वज़ीर आला पंजाब बन रही, मियाँ नवाज शरीफ का बाय द वे फ्यूचर क्या होगा? क्या मियाँ नवाज शरीफ कौमी असम्बली के मेंबर का हल्फ लेंगे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके जवाब का इंतज़ार आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा। पर कल मैं इस पर डिटेल इकट्ठी करके या शाम तक आपके साथ शेयर करूंगा कि मियाँ नवाज शरीफ आया कौमी असम्बली का हल्फ लेने जा रहे या नहीं जा रहे। बाकी कमिश्नर रावलपिंडी वाला जो मामला है उस पर खबर यह है कि उनके हवाले से काफ़ी सख्त फैसले हो चुके हैं, और कमिश्नर रावलपिंडी के लिए बड़ी मुश्किलात हैं आने वाले दिनों में। इंक्वायरी पे इंक्वायरी, केस पे केस, और कोशिश की जाएगी उन्हें तोड़ने के लिए जो हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, कि वो अपने पहले बयान से के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान दें कि जिस पर पहले बयान का उनका असर जो है वो ज़ाहिल हो जाए। तो इस हवाले से देखते हैं क्या होता है। एक वीडियो चल रही थी, एक काफ़ी वायरल हुई है पाकिस्तान के अंदर, कि जी एक असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो बयान दे रहा है भाई कि मैंने बड़ी धांधली करवाई है हमने भी, और मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। वो बंदा असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है वो बंदा जो है बरतानिया का रहायशी, उसका नाम एजाज समथिंग उसका नाम है, वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। कल मैंने ग्रुप के अंदर वो वीडियो देखी थी, काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रही थी, तो मैंने बताया, मैंने कहा यार ये बंदा असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हो सकता। तो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया कह रहा है, तो इतना कोई अनपढ़ असिस्टेंट कमिश्नर हमारे मुल्क के अंदर नहीं है।
तो खुदारा ये फॉरवर्ड चीज़ें, फॉरवर्डेड जो मैसेजेस होते हैं, ये प्रोपेगेंडा, इसको ज़रा तहकीक और तस्दीक करके फॉरवर्ड किया करें। कोई थोड़ा सा अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें कि जो बंदा सोशल मीडिया को सोशल मीडिया कह रहा है वो कोई इतना ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा, इसका मतलब है कि नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हो सकता। तो खैर चलें, ये एक लंबी बहस है, इस पर अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।